हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सैम्पल पेपर, फर्स्ट सैम्पल पेपर। ठीक है, किसका? फिजिक्स का। ठीक, तो फिजिक्स का जो कोड है आपका कितना है? 042। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन है इसमें, इस बार पेपर में क्या है देखिए। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन हैं। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपके देखिए बच्चों कितने क्वेश्चन होंगे? 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में आपके कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं, और इसमें आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो और एक और चीज इसमें याद रखनी है कि सभी जो भी जितने भी आप करने वाले हैं सब में इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम अपना सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग देख के करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको समझा दिए हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें से कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है। देखिए, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। नहीं पूछा गया बच्चों। देखो, सबसे जहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा सही है, वो करना आसान होता है कंपेरेटिवली। जहाँ पे ये पूछा जाता है चारों में से कौन सा गलत है, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0। ये भी बच्चों आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अब आता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसंट्रेटेड स्फीयर। नहीं बच्चों, देखो जरूरी नहीं है वो स्फीयर ही बनाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। जो इसने पूछा है कि नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो थर्ड वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर। बिल्कुल बच्चों ये सही है, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 point charges 8q and -2q are located at x equals to 0 and x equals to L respectively. The point on x-axis at which net electric field is 0 due to these charges. कहाँ पर ये पूछा है कि दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिस्टेंस पूछी जा रही है, कहाँ पर 0 होगा? 8L पे होगा, 4L पे होगा, 2L पे होगा या L पे होगा। ठीक, तो हमें पता है कि आपके दोनों जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके लिए E1 की वैल्यू इक्वल होगी E2 की वैल्यू के। ठीक है, दोनों क्या होंगी? इक्वल होगी। और हमें पता है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? K, यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, K 8Q, क्योंकि पहला वाला कितना दे रखा है? 8Q अपॉन, मैंने कह दिया डिस्टेंस हमारी कितनी है। सबसे पहले वाली डिस्टेंस मैंने मान ली कैपिटल L प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने डिस्टेंस मान लिया आपकी K 2Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये मैंने दोनों डिस्टेंसेस यहाँ पे मान ली है 0 से कैपिटल L के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करूँ बच्चों, देखो ये इक्वेशन मैंने बना दी है, तो आप इसको जनरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? R इक्वल टू L आ जाएगा। ठीक, R इक्वल टू यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। और आपको पता है कि देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दिस। तो हमने यहाँ पे कितनी डिस्टेंस दे रखी है? L प्लस R वाली डिस्टेंस यहाँ पे बच्चों टेक कर रखी है। ठीक, तो P इज एट एक्स एक्सिस, तो मैं कहता हूँ अगर वो डिस्टेंस मेरे को निकालना है ओरिजिन से, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? L प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2L हो जाएगा बच्चों। ठीक,
यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय 90 इज। तो बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधे हमें पता है कि इसके लिए अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, और हमें पता है P cos थीटा हमारा कितना होता है, W इक्वल टू कितना होता है, W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि थीटा 1 हमारे लिए हमको क्या टेक करना है, थीटा 1 इक्वल टू मेरे को क्या टेक करना है 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, और थीटा 2 इक्वल टू मेरे को क्या करना है 90, जो कि दे रखा है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम इसमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू में यहाँ पे रख दूं तो ये कितना बन जाएगा 1 और ये कितना बन जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा PE। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों, द 3 कैपेसिटर्स, फोर्थ नंबर का 3 कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड आर जॉइंड इन सीरीज विद ईच अदर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। अब देखिए सीरीज में सिंपली इस तरह से मैंने जोड़ दिया है 3 कैपेसिटर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इसका फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब इसमें से पूछा है तो सिंपली आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो इनको कैसे ऐड किया जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसे आप खुद से सॉल्व करना, मैं इसमें आपको ऑप्शन बता देता हूँ। सही ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये इसका है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इसमें याद रखना। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट चार्जेस प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5R एट द डिस्टेंस ऑफ R बिटवीन देम experience an electrostatic force F. The electrostatic force between them in vacuum at same distance R will be. तो कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, फिफ्थ में तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, the 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5R at the distance। तो किस तरह से निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट चार्जेस इस तरह से आप क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, और मुझे पता है K इक्वल टू कितना दे रहा है, ये K इक्वल टू 5 दे रहा है, और मुझे पता है नॉर्मली अगर मैं F की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाता है नॉर्मली अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, देखिए सिंपली हमें इसके बाद दूसरे वाले में हमको पता है कि हम यहाँ पे टेक नहीं करेंगे, एक में K है और एक में जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और एक में इसको हमने 1 टेक कर लेंगे। अगर मैं आप दोनों की कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका फर्स्ट 5 है। ठीक है, अब अगला जो आपका है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गॉस लॉ के लिए ट्रू है, ये बताना है। बताइए। देखिए सबसे पहला इसने पूछ दिया है, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है,
गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला पूछ रहा है आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। तो इसमें देखिए सारे ही स्टेटमेंट आपके क्या दिख रहे हैं मुझे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉसियन लॉ। तो देखिए अब मैं बात करता हूं, तो इसमें ऑप्शन कितना कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4। द गॉसियन फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर प्लेस एट अ चार्ज बाय द बैटरी V वोल्ट charging the battery disconnected and dielectric slab with dielectric constant K is insert between its plate. The potential across the plates of a capacitor become। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, सिंपली अगर हम डायग्राम एक नॉर्मल सी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसके लिए, तो देखिए बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, मैंने अभी इसको जोड़ा नहीं, बैटरी आपकी क्या है, डिस्कनेक्टेड है। तो इसमें पूछ रहा है द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर बिकम। तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट आंसर इज 3, जिस केस में ये कनेक्ट नहीं है। तो इसको आप निकाल भी सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि C इक्वल टू आपका KC हो जाएगा, चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि। फिर आप निकले यहाँ से आपका क्या निकलेगा, आपको पता है कि Q इक्वल टू कितना होता है, CV होता है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन, देखिए यहाँ पे C की वैल्यू रख रहा हूँ, C जो C चेंज हो चुका है किसमें, KC में। ठीक है, फिर यहाँ से हमको पता है, देखिए C की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, Q अपॉन C, अगेन क्या बन जाएगा, ये V डैश कह देते हैं, तो अगेन क्या बन जाएगा, फिर अगेन क्या बन जाएगा, V अपॉन K। तो राइट आंसर इज 3rd। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आपका कितना हो गया, 3rd हो गया, V अपॉन K। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF टू द सेल इज। तो सेल को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा है, तो हमें पता है ये पोटेंशियल मीटर। ठीक है, अब आता है आपका एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस थ्रू अ सर्किट containing 2 wire of same material connected in parallel. If the length and the radii of wires are in ratio 3:2, 2:3, then the ratio of current passing through the wire will be। तो कितना पास करेगा, ठीक है, कितना कंटेन करेगा ये निकालना है। तो सिंपली हमें पता है, इसने क्या दे दिया है, L1:L2 इक्वल टू 3:2 यहाँ पे दे दिया गया है। R1:R2 इक्वल टू हमको कितना दे दिया गया है, 2:3 दे दिया गया है। अब मुझे पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R इक्वल टू रो L1, इसको L1 नहीं करते, L नॉर्मल कर देते हैं, पाई R1। ठीक है, ये इसका नॉर्मली फॉर्मूला होता है, ये अपनी आप बुकों से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से पहले R1 निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, फिर R2 निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, R1:R2 इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा, 27:8। उसके बाद आपको पता है
ओम्स लॉ से I इक्वल टू V अपॉन R, तो यहाँ से I1 I2 का रेशियो निकाल देंगे, I1 रेशियो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसको पलट देंगे, 8:27, तो 8:27 इज थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर क्या होगा। सबसे पहले इंक्रीज फॉर बोथ, डिक्रीज फॉर बोथ, इंक्रीज फॉर अ कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर अ सेमीकंडक्टर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंक्रीज फॉर अ कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर अ सेमीकंडक्टर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वी यूज अलॉय फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बिकॉज दे हैव, हम क्यों अलॉय में स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स का यूज करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। हाँ, ये भी लग रहा है सही। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, पर हम आगे पढ़ के देखते हैं। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड रेजिस्टिव एंड लो, देखिए हाई रेजिस्टिविटी होगी तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी, देखो लो टेम्परेचर में हमको जनरली एवरेज टेम्परेचर में काम करना है, तो ये भी गलत लग रहा है। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नहीं, बिल्कुल नहीं, हाई रेजिस्टेंस वाला फिर से, तो इसका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रहा है, देखो बच्चों, इफ पोटेंशियल डिफरेंस V applied across conductor is increased to V with its temperature kept constant, the drift velocity of the free electron in a conductor will be, क्या होगा, in a conductor will be क्या रहेगा, बताओ बच्चों। हमें पता है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है Vd इक्वल टू, ये फॉर्मूले आप बच्चों अपनी किताबों में जहाँ भी आप देखोगे एक बार अपने देख लीजिएगा। ठीक है, तब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर ही रहने देना, टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, तो ये पूछ रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर विल बी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। ये बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू या डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू या बिकम जीरो, तो देखो बच्चों ये वाला तो बिकम जीरो, तो जीरो तो होगी नहीं, अब यहाँ पे डबल हो जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है, V इज अक्रॉस कंडक्टर इज इंक्रीज, तो E की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा, बिकम हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका सेकंड इज करेक्ट आंसर, ये वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, सेकंड इज बिकम हाफ एंड इट्स प्रीवियस वैल्यू, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, देखिए इस तरह से एक सर्किट दे रखा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैं जनरली एक डायग्राम सॉल्व कर देता हूँ, इसको वायर खींच के इसे आप सॉल्व करना, आगे मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। इसके बाद है, मैंने इसके बाद नीचे से जोड़ दिया, इसी वायर को ये क्या कर रहा है, ये है आपका 3 ओम, ये है आपका
6 ओम, ये है बच्चों आपका 8 ओम, ये है बच्चों 30 ओम। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। मैंने सिंपल सर्किट में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसको आप जनरली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ये आपका पैरेलल हो गया, ठीक है, फिर ये वाला आपका पैरेलल हो गया। फिर जो नई चीज बनेगी वो बच्चों क्या होगी, इसके साथ सीरीज में होगी। जो नई चीज बनेगी वो आपस में, जो नया ऊपर का रेजिस्टेंस होगा नीचे वाले के लिए कैसा होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा, 7.5 ओम। तो इसे आप सॉल्व कर लेना। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है कितनी होनी चाहिए, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, करेक्ट जो आपकी यूनिट होगी। अब पूछ रहा है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाउंड ओवर अ मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू, क्यों उसको उसमें रखा जाता है। ठीक है, बाउंड मतलब क्यों उसको रखा जाता है मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाउंड ओवर द मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, in order to provide electromagnetic damping। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए हम इसको मेटल फ्रेम में रखते हैं। ठीक, अगला कह रहा है टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू द स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड आर सर्किल विद रेडियस आर इफ दे कैरी सेम करंट द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज। तो इसका कितना होगा बच्चों, अब देखो मुझे पता है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू, अगर मैं कह देता हूँ जनरली मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू कितना होता है, आई ए होता है। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू कितना होता है, आई ए। अब मैं अगर यहाँ से निकालूंगा m1 अपॉन m2, तो बच्चों कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक, तो पाई अपॉन 4 कौन सा है, इसको डिटेल में आपको खुद ही करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मेरे को पूरा पेपर सॉल्व कराना है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं मेन आपको की पॉइंट बता के सोल्यूशन बता रहा हूँ। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस इज √3 टाइम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, द एंगल डिप ऑफ द प्लेस इज। तो एंगल डिप यहाँ पे कितनी होगी, अब मुझे पता है आपका इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, BV इक्वल टू BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में tan अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर पुट कर दूं और यहाँ से दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो देखिए कितना आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू BV अपॉन BH, अब √3 दे रखा है BH की जगह, इसको मैं कर दूंगा BV अपॉन √3 BV से कट गया, तो 1/3 कहाँ पर होता है, तो करेक्ट आंसर इज π/6 पे। ठीक है, तो π/6 मतलब 10/30 की वैल्यू पे आपको 1/√3 वैल्यू मिलती है। द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट द प्लेस इज, कौन सा प्लेस होता है जहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस मिलती है। ठीक है, द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ग्राफिकल एक्सिस एट अ प्लेस, कौन सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कहाँ पर होता है, ये पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जहाँ पर होगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट वो देखने को मिलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लाइन जहाँ पर होगा तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल एंगल देखने को मिलेगा मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टर
ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगा ये पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। तो हमको पता है इसमें क्या होगा आंसर, देखिए द रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स पे ये डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ये, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ लूप side L and resistance are moved in its plane with uniform velocity v perpendicular one of its side, the magnetic induction B constant in time and space pointing perpendicular to into the space into the plane of loop exists everywhere as shown in the figure. The current induced in the loop is, तो क्या होगा इसका करंट इंड्यूस कहाँ पर होगा लूप में, तो मुझे पता है देखिए बच्चों कि I इक्वल्स टू कितना होता है, I इक्वल्स टू कितना होता है, E अपॉन आर या V अपॉन आर, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है बच्चों, ये मुझे पता है, ठीक। तो यहाँ से अब मुझे पता है कि E इक्वल्स टू कितना होता है, डी फाई अपॉन डी टी, ये मुझे पता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं, करंट इंड्यूस इन द लूप इज, तो कोई भी लूप में करंट इंड्यूस होगा, तो इस केस में नहीं होगा, क्योंकि देखिए बी, अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, देखिए क्योंकि बी आपका ए और थीटा रिमेन क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट जो लूप में जनरेट होगा वो कितना होगा, वो क्या होगा, 0, ठीक है। अब देखिए अगला ये दे रखा है आपको, तो इसका ईएमएफ निकालना, अभी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिया था, तो उसी से आपको डिफरेंशिएट करके इस वाले को डिफरेंशिएट कर देना, तो डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा 10t + 3, ठीक। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है, t की जगह कितनी वैल्यू पुट कर देनी है 4, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो ये माइनस का 43 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपका आंसर प्लस का भी आ रहा होगा, तो भी आप इसमें ऑप्शन दे रखा है इस तरह से, which of the following graph represent the variation of current with frequency AC containing the pure capacitor, तो इसमें से कौन सा AC और प्योर कैपेसिटर के उस पे ये दिखा रहा है, इनमें से कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है बताना है आपको, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, थर्ड वाला ग्राफ आपका क्या है, बिल्कुल सही ग्राफ है, ठीक है, AC की फ्रीक्वेंसी और उसके करंट के बीच में। अब बात करते हैं 24, a 20 volt AC is applied a circuit consisting of a resistance and coil with negligible resistance. If the voltage across the resistance is 12 volt, the voltage across the coil is, तो voltage across the coil बच्चों कितनी हो जाएगी, हाँ मुझे पता है, क्या पता है बच्चों कि V इक्वल्स टू √ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। अब मुझे V दे रखा है कितना 20, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले जो V1 जनरेट हो रहा है उसके कारण रेजिस्टेंस के कारण जनरेट हो रहा है, और जो V2 जनरेट हो रहा है उसके कारण हो रहा है इंडक्टर कॉइल के कारण, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता है कि V कैसे निकालेंगे, यहाँ से I1 R², ठीक है, सॉरी I² R² वाले से, प्लस पहले रेजिस्टेंस के कारण जनरेट हो रहा था, दूसरी करंट आपके कॉइल के कारण जनरेट हो रही है, कॉइल में जो रेजिस्टेंस होगा वो L हो जाएगा। तो यहाँ से आप VL निकालने की कोशिश करेंगे, तो VL आप ना भी पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, VL को VL ही रहने देना, मतलब V2 आपको यहाँ निकालना है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो और आपका V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉइल के अक्रॉस में देखिए यहाँ पे 400 और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 144, तो 400 - 144 उसका रूट कितना हो जाएगा
16 वोल्ट। तो आंसर ये हो जाएगा।